हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 न्यू लॉन्गमैन विस्टास को सिविक्स के चैप्टर्स पढ़ रहे थे। और क्लास 6 न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक के जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेकर 12 तक मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं और आपको इसी चैनल पे उन सब की वीडियोज़ मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने सोचा कि फिर सिविक्स शुरू किया जाए, तो सिविक्स का चैप्टर 1 का भी वीडियो मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन डाल दिया है इस यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद से इसी सीरीज में सिविक्स का चैप्टर 6 क्लास 6 चैप्टर सिविक्स जाएगी, उसका दूसरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उस हेडिंग लेते हैं, लिखा हुआ है प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइपिंग। सबसे पहले ये दो हेडिंग को एक्सप्लेन किया गया है, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइपिंग को। तो भाई प्रेजुडिस क्या होता है, अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। प्रेजुडिस उसे कहते हैं कि भाई आप किसी व्यक्ति के मन में, किसी पर्सन के मन में, किसी सोसाइटी के मन में, किसी टाउन के मन में के बारे में पहले ही आप कोई प्री कंसीव्ड आइडिया ले लें। सपोज कर लीजिए कि अगर कहना हो कि दिल्ली के लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो किसी ने कह दिया और आपने हूबहू ऐसे ही मान लिया। आपने उसका सच्चाई का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि भाई वाकई दिल्ली वाले अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं। हाँ, दिल्ली वाले अच्छे बुरे होते हैं तो दिल्ली वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या दिल्ली वालों ने कभी आपके साथ बुरा व्यवहार किया? क्या कभी आपको जो है कि चोट पहुंचाई या आपके खिलाफ कुछ कहा? तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे के कहने पे कहीं से पढ़ करके, कहीं से सुन करके आपने ये अपने दिमाग में बिठा लिया, एक प्री कंसीव्ड आइडिया बिठा लिया कि ये जो दिल्ली वाले होते हैं ये ठीक नहीं होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रेजुडिस। A negative prejudice leads to hostile attitude towards a person or group। कह रहे कि जब ये प्रेजुडिस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये जो आइडिया है, आइडिया आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर आइडिया आपका सही हुआ तो फिर अच्छे उसके रिजल्ट आएंगे, उसका परिणाम अच्छे आएंगे, सारी चीजें अच्छी आएंगी और कहीं कोई आपको दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ये जो प्री कंसीव्ड आइडिया है, ये जो आपकी सोच है, वो अगर नेगेटिव हुई तो सामने वाला जिसके बारे में आप ये सोच रहे हैं उसके बारे में आप गलत सोचेंगे, उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो, आपको पहले किसी के बारे में, ठीक है, ऑन द स्पॉट फैसला नहीं लेना है। प्रेजुडिस्ड पर्सन बिलीव दैट हिज और ओन ग्रुप इज समहाउ सुपीरियर टू अनदर पर्सन। कह रहे कि ये जो प्रेजुडिस पर्सन होते हैं, जिस पर्सन को प्रेजुडिस होता है, वो अपने आप को दूसरों से क्या समझता है? अलग समझता है। तो जो प्रेजुडिस वाला एक आदमी होता है ना, वो दूसरे को क्या करता है? इग्नोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन रेशियल प्रेजुडिस वन ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव दैट द अदर ग्रुप ऑफ पीपल आर इंफीरियर सिंपली बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर। वो कह रहा है कि एक जो प्रेजुडिस वाला व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति को प्रेजुडिस होता है, जिसको घमंड होता है, झूठा घमंड होता है, वो दूसरे ग्रुप के लोगों को क्या समझता है? इंफीरियर समझता है, अपने से छोटा समझता है, अपने बराबर नहीं समझता है। और वो किसी भी आधार पे उनसे भेदभाव कर सकता है, डिफरेंसेस पैदा कर सकता है उसमें। इन सोशल क्लास prejudice, one set of people believe themselves to be better than the other because of their part of town they live in। यार कि सोसाइटी में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, प्रेजुडिस कई टाइप की होती है। प्रेजुडिस आपकी सोसाइटी में भी होती है और यहाँ प्रेजुडिस आपकी रिलीजन में भी होती है, प्रेजुडिस आपकी सोसाइटी में भी होती है। तो यहाँ सोसाइटी वाले प्रेजुडिस को बताया जा रहा है और एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कह रहे कि सोसाइटी में जो प्रेजुडिस होता है ना, तो वो क्या करता है कि एक सोशल कास्ट के लोग जो थे, दूसरे सोशल कास्ट के लोग हो सकता है कि किसी रीजन से, किसी कारणवश क्या समझ लें? इन्फीरियर समझ लें या छोटा समझ लें या समझ लें कि वो उनके बराबर नहीं है। ही कुड बी प्रेजुडिस्ड अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए पर्सन। कह रहा है कि ये प्रेजुडिस किसी भी रीजन को लेकर के हो सकता है कि हम बहुत धनी हो और सामने वाला व्यक्ति गरीब हो, ठीक है, तो हम उसे किसी प्रकार का भाव नहीं देंगे, हम उसको अपने बराबर नहीं समझेंगे, ठीक है, हमारे अंदर जो है कि पैसे का घमंड होगा। इसी तरीके से रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द पीपल, रिलीजन में भी कभी कभी क्या करते हैं कि लोग को एक दूसरे के धर्म के लोगों को लोग नीचा दिखाते हैं और अपने धर्म को अच्छा समझते हैं, दूसरे धर्म को बेकार समझते हैं, उसकी वो आलोचना करते हैं, उसमें गलतियां निकालते हैं, कमियां ढूंढते हैं और अपने धर्म को नहीं देखते हैं। इसके बेसिस पे भी प्रेजुडिस हो सकता है। रेस ऑफ ए पर्सन, ठीक है, उसकी पर्सन की रेस क्या है, उसकी नस्ल क्या है। रीजन टू विच ए पर्सन बिलोंग्स, कौन से एरिया में वो पर्सन रहता है। डिफरेंटली एबल पीपल, या तो फिर वो व्यक्ति
विकलांग हो, ठीक है, या लूला हो, लंगड़ा हो, इस प्रकार का व्यक्ति हो, कम दिमाग का, मंदबुद्धि हो, तो भी लोग दूसरे को चिढ़ाते हैं या उसको अपने से क्या समझते हैं, कम समझते हैं। प्रेजुडिस इज हार्मफुल फॉर इट हर्ट्स दैट फीलिंग्स ऑफ द अदर्स। प्रेजुडिस होना अच्छी बात नहीं है, ये दूसरों की फीलिंग को हर्ट करता है और दूसरे इससे परेशान हो जाते हैं। इट मे लीड टू टेंशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। यानी कभी कभी ये बवाल का और टेंशन का कारण भी हो सकता है, दो ग्रुप्स के बीच, दो जातियों के बीच, दो धर्म के बीच, कभी कभी स्ट्रगल का रीजन भी बन सकता है। कॉजिंग डिसयूनिटी एंड डिसहार्मनी इन द सोसाइटी। सोसाइटी में ये भाईचारा तोड़ सकता है और जो शांति है उसको भंग कर सकता है। लोग एक दूसरे को खून के प्यासे हो जाएंगे, एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, नफरत करने लगेंगे। रेशियल प्रेजुडिस लीड्स टू रेशियल एरोगेंस। और अगर जातिगत आधार पे अगर आप प्रेजुडिस लाते हैं तो वो एरोगेंस पैदा करता है, यानी एक दूसरे को बर्दाश्त लोग नहीं कर पाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पैदा करने के लिए कहता है। अगर आप प्रेजुडिस्ड हैं तो आप भेदभाव करेंगे। प्रेजुडिस रिजल्ट इन हॉस्टाइल एक्शंस एंड प्रिवेंट्स रिलेशनशिप फ्रॉम। प्रेजुडिस जो होता है वो अच्छे काम करने से रोकता है, ठीक है, और एक दूसरे के प्रति हॉस्टाइल बनाता है, ठीक है, एक दूसरे के प्रति नरम भाव का नहीं बनाएगा, एक दूसरे के प्रति क्या बनाता है, अटैकिंग बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट्स ओपन माइंडेड एंड टॉलरेंट थिंकिंग। अगर ओपन माइंड थिंकिंग को क्या करता है, ये बेकार करता है और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता को क्या करता है, कम करता है। वी मस्ट वर्क हार्ड टू अवॉइड प्रेजुडिस एंड फ्रॉम इंटेलिजेंट ओपिनियन सिंस आवर ओपिनियंस अफेक्ट द वे वी बिहेव। कह रहे कि हम जब दूसरे के प्रति गलत भाव रखेंगे, गलत समझेंगे, उनको अपने से छोटा समझेंगे, उनको अपने से बेकार समझेंगे, उनको अपने साथ नहीं बिठाएंगे या ओपिनियन में अंतर पैदा करेंगे, तो ये बिहेव करने के तरीके को बदल देता है। स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है ये समझ लीजिए। कह रहा है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रेजुडिस वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टीरियोटाइप्स। कह रहा है कि प्रेजुडिस को समझने के लिए हमें पहले स्टीरियोटाइप समझना पड़ेगा कि स्टीरियोटाइप क्या है। तो इसमें केस दिया है, दो केस से आप समझ सकते हैं। पहला किरण है, स्टूडेंट क्लास 6 की है, इज हैविंग ट्रबल इन मैथ्स क्लास। तो उसको मैथ्स में दिक्कत आती है पढ़ने में। शी कीप्स गोइंग फॉर एक्स्ट्रा क्लास, वो एक्स्ट्रा क्लास भी जाती है करने के लिए। बट हर ग्रेड्स आर नॉट इम्प्रूविंग। लेकिन उसके जो ग्रेड है वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। उसका एक भाई है तो उससे भी वो पूछने जाती है, हेल्प लेती है। तो वो कह देता है कि गर्ल्स जो होती हैं मैथ में वीक होती हैं। वो पहले ही एक अपने मन में धारणा बना लेता है, भाव बना लेता है, एक बेसिस बना लेता है और कहता है कि तुम्हारा कोई गलती नहीं है इसमें, लड़कियां जो है कि मैथ्स में कमजोर होती ही हैं, तो तुम चिंता मत करो। दूसरा केस क्या है, लीना बिलोंग्स टू अ स्मॉलर लोकेलिटी देन मधु। अरे लीना एक छोटे से लोकेलिटी में रहती है, मधु बड़ी लोकेलिटी में रहती है। ऑन बीइंग इनवाइटेड टू हर बर्थडे पार्टी में जब उसको इनवाइट किया जाता है, मधु रिफ्यूज थिंकिंग लीनाज हाउस वुड बी मेसी एंड डर्टी। तो मधु क्या करती है, नहीं जाती है, इनकार कर देती है, मना कर देती है, ये सोच करके कि लीना का हाउस उससे बड़ा नहीं होगा और उसका घर गंदा होगा और मेसी होगा। बट आफ्टर द पार्टी ऑल फ्रेंड्स प्रेज लीनाज हाउस एंड फूड। लेकिन जब बर्थडे पार्टी हो जाती है तो जब बाकी दोस्त मिलते हैं तो सब लीना के घर की तारीफ करते हैं और लीना के घर के खाने की भी तारीफ करते हैं। Correct. In the given cases, you find there is someone kind of fixed notion about the particular gender. कह रहा है कि इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि लड़की वाले केस में ये पहले ही फिक्स कर दिया गया कि लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं। तो यानी स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक प्रकार की सोच, एक ही लकीर पे सोचना। तो इसमें किसी के प्रति कोई भी भावना हो सकती है। दे जज ऑफ पीपल ऑफ दिस फिक्स्ड क्राइटेरिया। तो वो उस हिसाब के लोगों को एक ही क्राइटेरिया पे जज करते हैं। Stereotype is thus a mental image or a group based on opinion without regard to individual differences. कह रहा है कि ये क्या होती है, स्टीरियोटाइप क्या होती है, एक मेंटल कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति जो है कि एक ही प्रकार की बातें सोचता है और उस चीज के बारे में अगर कुछ बढ़िया बताया जाए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर वो किसी चीज को बुरा सोच लिया तो उससे अंत तक बुरा ही सोचेगा, वो कहेगा कि बेकार है, भले ही वो कितनी अच्छी हो। अब वो जानने का प्रयास नहीं करेगा कि वास्तव में चीजें बेकार हैं कि अच्छी हैं कि क्या है। Several examples of stereotypes can be found around us. कर हमारे आसपास बहुत सारे स्टीरियोटाइप के एग्जांपल्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन अ गर्ल इज एक्सपेक्टेड टू प्ले विद डॉल्स एंड लर्न टू कुक। यानी कि लड़कियों को गुड़ियों से खेलना और उनको खाना बनाना सिखाया जाता है। वॉश एंड क्लीन्स व्हेन शी ग्रो अप। उनको धोना पोछना, कपड़ा साफ करना, पोछा ओछा लगाना सिखाया जाता है।
शी ग्रो अप ए बॉय एक्सपेक्टेड टू प्ले विद कार्स, और लड़का जो होता है उसको कार से खेलने के लिए दिया जाता है, ठीक है, और उसको बाहर खेलने के लिए भेजा जाता है। ये चीज़ें पहले थी, जो आपकी बुक में सब बातें दी गई हैं ना, वो चीज़ें पहले से हैं, वो चीज़ें पहले थी। अब तो सोसाइटी काफ़ी ओपन माइंडेड हो गई है, अब गर्ल और बॉय में कोई विशेष डिफरेंस नहीं रह गया है। अब बहुत कम ही जगह ऐसी चीज़ें होती होंगी भाई गर्ल्स और बॉय को बराबर नहीं समझा जाता होगा, गर्ल को कम समझा समझा जाता होगा, बॉय को ज़्यादा समझा जाता होगा, ठीक है। ये सब पहले के ज़माने में चीज़ें होती थी और ये सब पुरानी बातें हैं, ठीक है। इसको आजकल के ज़माने में पढ़ाने से मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इस सिचुएशन पे अच्छी चीज़ें रखनी चाहिए, अच्छे एग्जाम्पल्स रखने चाहिए। ये चीज़ें पहले होती थी, तो जो पहले होती थी उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। लेकिन आजकल जो चीज़ें हो रही हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लोग गर्ल्स और बॉयज़ को बराबर मान रहे हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स भी इस बुक में होने चाहिए। अगर इन सब चीज़ों के भी एग्जाम्पल इस बुक में होते हैं, तब इसका मतलब है कि बैलेंस हिस्ट्री लिखी गई है और ये बुक लिखने वाला अच्छा है, या बैलेंस करके चल रहा है। यही कह रहा है, तो किया जाता है। बेड विनर ऑफ द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली व्हेन वी ग्रो अप, वो जब बड़ा होता है तो उसको कहा जाता है कि ये घर कमा के लाएगा, घर को खिलाएगा। क्रिएटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, तो इस प्रकार की जो स्टीरियोटाइपिंग है उसको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, या लैंगिक भेदभाव कहते हैं, ठीक है। लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे हम भेदभाव करते हैं, एक को सुपीरियर मानते हैं, कोई इंफीरियर मानते हैं। दिस मीन्स वी बिलीव दैट द गर्ल्स और बॉयज कैन डू ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ टास्क, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मानते हैं कि लड़के और लड़की कुछ निश्चित प्रकार के काम कर सकते हैं, बाकी काम नहीं कर सकते। However, this is not true for all the girls or for all the boys. कह रहा है कि सभी लड़कियों और लड़कों के लिए सही नहीं है, ठीक है। As can be observed the recent times, both women and men can earn to support their families and both also can be good to household work. कह रहा है कि आजकल की सोसाइटी में देखा जाता है कि दोनों, लड़का हो या लड़की हो, दोनों अपने घर के लिए कमा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और घर के काम भी कर सकते हैं। Stereotypes also exist for people belonging to a particular region. कह रहे स्टीरियोटाइपिंग एक क्षेत्र विशेष से भी हो सकता है, एक जगह से भी हो सकता है, रिलीजन से भी हो सकता है, रेस से भी हो सकता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी हो सकता है, फिजिकल डिसेबिलिटी से भी हो सकता है। ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हम जो है कि स्टीरियोटाइप्ड हो सकते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स हर्ट द इमोशंस ऑफ द पीपल, स्टीरियोटाइप से क्या होता है कि इमोशन लोगों के हर्ट होते हैं, वे हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। They can have a lasting and damaging impact as they prevent us from appreciating the unique qualities and individuals. ये जो है कि एक दूसरे को हौसला बढ़ाने के लिए तोड़ते हैं, हौसला नहीं बढ़ने देते हैं। व्यक्ति जो कि डिमोरलाइज हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, वो अपने आप को किसी लायक नहीं समझता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समाज में होनी नहीं चाहिए। फिलहाल ये चीज़ें समाज में बहुत कम है। These impressions they get exaggerated and generalized. This leads to the people identifying a communities and its people with these attributes only. कह रहे हैं कि जब किसी कम्युनिटी के बारे में, समुदाय के बारे में हम जब एक कुछ बातें ही निश्चित कर लेते हैं और उससे ज़्यादा उस कम्युनिटी को हम नहीं जानेंगे, इसकी खास पहचान दे देते हैं कि फलाना आदमी जो है कि बेकार है, फलाना आदमी चोर है, फलाना आदमी डाकू है, फलाना आदमी गाली देता है, तो हमने उसको जनरलाइज कर दिया, तो इसको हमने प्रचार कर दिया। अब जो भी इसके बारे में सुनेगा तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, इनसे कोई काम नहीं करना है, तो चोर होते हैं। ये चीज़ें हैं। डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन आपका किसी भी रीजन से हो सकता है, हो सकता है कि लड़का लड़की के बेस बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन करें। डिस्क्रिमिनेशन का सीधा मतलब होता है भेदभाव करना और क्वालिटी को ना जज करना और बाकी चीज़ों को जज करना। जैसे सपोज कर लीजिए कि लड़की पढ़ने में ठीक है, एक लड़का वो भी पढ़ने में ठीक है, तो लड़की लड़का दोनों पढ़ने में बराबर हैं, लेकिन गार्जियन कह रहे हैं, उसके फादर मदर कह रहे हैं कि लड़के को हम ज़्यादा पढ़ाएंगे क्योंकि वो यहीं रहेगा, कमा के देगा, और लड़की कितना भी खर्चा कर लो पढ़ा लिखा के वो अपने घर चली जाएगी, फिर हमको तो खर्चा देगी नहीं, फिर इसको बहुत ज़्यादा क्यों पढ़ाया जाए। तो क्वालिटी को इग्नोर करके, टैलेंट को इग्नोर करके और बाकी अदर बेसिस पे आप किसी चीज़ के साथ भेदभाव करते हैं, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी लेवल पर भी होता है, जेंडर के बेसिस पे भी होता है, रेस के बेसिस पे भी होता है, रिलीजन के बेसिस पे भी होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे अगर कोई चाहे तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन आर primarily the result of a social bias,
कह रहे कि ये जो चीज़ें हैं वो पक्ष लेने पर होती हैं। सामाजिक रूप से पक्ष आप लेते हैं किसी एक का, किसी एक को ही आप प्रिय मानते हैं, उसी का ज़्यादा आप तरफदारी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन में टेक प्लेस बिटवीन गर्ल एंड बॉय चाइल्ड। कह रहे हैं कि लड़का लड़की में भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। द बॉय चाइल्ड में गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, वही मैंने बात कही ना आप, जो मैंने पहले एग्जाम्पल गिनाया कि लड़के को अधिक पढ़ने के मौके दिए जाएं, लड़कियों को कम पढ़ने के मौके दिए जाएं। बिकॉज ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑल्सो, रिलीजन के आधार पर भी हम भेदभाव कर सकते हैं, करने वाले करते हैं। पीपल हु फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन में डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कस्टम्स। कह रहा है कि लोग जो एक धर्म को मानते हैं, हो सकता है कि किसी कस्टम के बेसिस पे, प्रैक्टिस के बेसिस पे दूसरे धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करें। ये कहें कि दूसरा धर्म जो है कि खराब है, दूसरा धर्म ठीक नहीं है। अब धर्म ठीक है कि नहीं ठीक है, ये तो बात की चीज़ है, लेकिन आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? आपको अपना धर्म फॉलो करना है, आप अपना धर्म फॉलो करिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, अपने देवी देवताओं का यश गुण गाइए, उनका भजन कीर्तन करिए। लेकिन दूसरे धर्म के बारे में बुरा कहने का आपका अधिकार आपको किसने दिया? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अपने धर्म को अच्छा कहिए, बुरा कहिए, जो चाहे सो कहिए। दूसरे के धर्म के खिलाफ आप बोलेंगे, तो फिर जब आपके धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, फिर आपको गुस्सा लगेगा। आप कहेंगे कि आप दंगा फसाद कर देंगे, झगड़ा कर देंगे। तो शांति और सौहार्द एक साइड से नहीं रहना चाहिए, ठीक है? दोनों साइड से रहनी चाहिए, और दोनों में जब बैलेंस होगा, एक दूसरे का धर्म का आदर सब लोग करेंगे, तो ये चीज़ें समाज में अच्छी होती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को हम देखते हैं। अगले पेज पे हम चलते हैं। लिखा है पॉवर्टी ऑल्सो क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी। कह रहे जो गरीबी है, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। तो कह रहे जो गरीबी होती है ना, वो क्या करती है कि वो डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करती है, डिस्क्रिमिनेशन को पैदा करती है। तो डिस्क्रिमिनेशन को पैदा करने का मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। तो जब गरीबी होती है तो वो डिस्क्रिमिनेशन को पैदा करने का मतलब क्या हुआ कि अमीर लोग अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग गरीब गरीब होते जाते हैं, और गरीबों का फिर उठने का, उनके राइज होने का कोई चांस नहीं होता है, और अमीरों के पास उठने के, डेवलप होने के और फेमस होने के और पैसे कमाने के चांसेस ही चांसेस होते हैं। द रिच ऑफन गेट एन एडवांटेज ओवर द पुअर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग जॉब्स। कह रहा कि अगर वो रिच है तो उसके पास सिक्योरिटी ज़्यादा है, पैसे की सिक्योरिटी है, ठीक है, और उसे कुछ भी पाने की सिक्योरिटी है, और कुछ भी पाना चाहेगा, कोई भी बिजनेस वो डालना चाहेगा तो उससे कोई समस्या नहीं होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एक गरीब आदमी अगर कोई बिजनेस डालना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो उसे समस्या का सामना करना पड़ेगा। एक गरीब आदमी है तो उसे अगर मेडिकल सर्विस लेनी है, कोई ऑपरेशन करवाना है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, तो उसे 10 बार सोचना पड़ेगा। उसे अच्छे स्कूल्स में एजुकेशन लेना है, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना है, अच्छा कोर्स करना है, बीटेक करना है, एमटेक करना है, तो पुअर आदमी, गरीब आदमी सोचेगा, क्योंकि सबसे पहले उसको फिर पैसे इकट्ठे करने की समस्या होगी, पैसे लाए कहाँ से, उसके पास पैसे तो है नहीं। लेकिन अगर ये अमीर आदमी को अगर ये सब चीज़ें करनी होंगी, मेडिकल सर्विस लेनी होगी, अच्छे हॉस्पिटल्स में इलाज कराना होगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस में अगर पढ़ने होंगे, तो अमीर आदमी को बहुत ज़्यादा समस्या इसमें नहीं आती है, वो आराम से सारे काम कर लेता है। दिस इज़ बिकॉज पुअर लैक द रिसोर्सेज टू मीट देयर बेसिक नीड्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमीर के पास सारी रिसोर्सेज मौजूद हैं, पैसे हैं उसके पास, रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, पैसे कमाने के साधन हैं, उसकी रेगुलर इनकम है और मल्टीपल वेज ऑफ इनकम है, बहुत जगह से उसकी इनकम आती है। लेकिन गरीब आदमी के पास ये सब रिसोर्सेज नहीं है, गरीब आदमी विदाउट रिसोर्स रहता है, इसलिए ये सारी चीज़ें आती हैं। इसको क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विषमता कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। फाइटिंग इनइक्वालिटी। In India, one of the reasons for discrimination and inequality is the caste system. आपकी बुक ये कह रही है कि इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी जो है, उसका सबसे बड़ा रीज़न कास्ट सिस्टम है। Since early times, Indian society has been divided along the caste lines, where people were placed in a hierarchical order. कह रहे कि इंडियन सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड लॉन्ग केस, कह रहा सिंस अर्ली टाइम्स, पुराने समय से, प्राचीन समय से, एंशियन टाइम से ही ये जो सोसाइटी आपकी थी वो कास्ट में डिवाइडेड थी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और देखें और
एंशियंट हिस्ट्री को अगर हम अच्छे से पढ़ें और 2-4 हिस्टोरियंस की अगर किताबें पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, तो निकल के आता है कि उस समय जो है कि कास्ट सिस्टम था नहीं। तो पहले के ज़माने में जो सिस्टम चला करता था वो वर्ण सिस्टम था, ठीक है, उसमें कास्ट नहीं था और वो जॉब पे आधारित था। जैसे अगर कोई पढ़ाता है, टीचिंग करता है तो वो ब्राह्मण है, अगर कोई रक्षा करता है, देश की सिक्योरिटी करता है, देश को बाहरी दुश्मनों से बचाता है, युद्ध लड़ता है, तो वो क्षत्रिय है। अगर कोई व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो वो वैश्य है। ऐसे बहुत से राजा हुए हैं जो क्षत्रिय नहीं थे, ठाकुर नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी वो राजा कहलाए। ये जो कास्ट सिस्टम है इसको बढ़ावा दिया अंग्रेज़ों ने। असली हिस्ट्री ये चीज़ है। शुरू में कास्ट सिस्टम उतना था नहीं, वर्ण सिस्टम था, ठीक है। जो पढ़ाते थे वो ब्राह्मण थे, या जो पूजा पाठ का काम करते थे उसको ब्राह्मण कहा जाता था। बहुत से जो है कि ठाकुर और क्षत्रिय भी जो है कि ऋषि हुए हैं। ऋषि विश्वामित्र आपके क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। बहुत से ऐसे ऋषि हुए हैं जो क्षत्रिय भी हुए हैं और बहुत से ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो राजा हुए हैं। शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, वो जाति से ब्राह्मण था लेकिन वो जाकर के राजा बना। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो कास्ट सिस्टम जो है कि ये भारतीयों को, इंडियंस को आपस में लड़वाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसको अपनाने के लिए अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेजों ने नई नई जातियाँ बनानी स्टार्ट की और हिंदुओं को हिंदुओं से ही लड़वाया, एक दूसरे को जातियों के खिलाफ भड़काया। शुरू में इस जाति सिस्टम था ही नहीं, वर्ण सिस्टम था। वर्ण और जाति में अंतर होता है। हालांकि आपकी बुक में लिखा हुआ है तो लिखने दीजिए, वो अलग की बात है, लेकिन बैलेंस करके चलना चाहिए और दोनों पक्षों को देखना चाहिए। फिर लिखा है इसमें, पीपल हु वर्क्स एज मोर वैल्यूड लाइक ब्राह्मण्स, टीचर और प्रिस्ट। कह रहे लोग जो मोर वैल्यू करते थे, जैसे कि ब्राह्मण थे वो टीचिंग और पुजारियों का काम करते थे, पूजा पाठ करते थे तो टीचिंग करते थे। क्षत्रिय जो थे वो राजा होते थे। वैश्य मर्चेंट यानी कि व्यापारी होते थे। वेर प्लेस्ड एट टॉप ऑफ द कास्ट स्ट्रक्चर। कह रहे कि ये सभी लोग क्या थे, कास्ट सिस्टम में जो है कि वो सबसे टॉप पे थे। तो वर्ण सिस्टम में थे, कास्ट सिस्टम में नहीं थे, ठीक है। People who did menial jobs like that of carpenter, potters, weavers and blacksmith were placed at the bottom of the caste structure. कह रहा है कि जो लोग छोटे मोटे काम करते थे, जैसे कारपेंटर का काम करते थे, पॉटर्स यानी कि बर्तन बनाते थे, वीवर्स बुनकर बुनाई का काम करते थे, ब्लैकस्मिथ लोहे का काम करते, लोहा पिघलाते थे, लुहार थे। कह रहे कि उनको कास्ट स्ट्रक्चर में सबसे नीचे रखा गया था। दिस क्रिएटेड इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अपर कास्ट सिस्टम एंड लोअर कास्ट सिस्टम, ठीक है। ये जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैं इन्होंने ही अधिकतर हमारी हिस्ट्री लिखी है। तो इनके अनुसार ये क्या कहते हैं कि ये जो रीजन था उसी ने अपर कास्ट और लोअर कास्ट को जन्म दिया, ठीक है। जबकि कारपेंटर, पॉटर्स, वीवर्स और ब्लैकस्मिथ थे, ठीक है, ये अपने गुण के कारण बने थे। अगर उनको बर्तन बनाने आता था तो वो कुम्हार बन गए, ठीक है। और पुरानी सोसाइटी में इन सबको जोड़ करके रखा गया था। ये जिनको बुक आपकी छोटी जातियाँ कह रही है, माइनर पीपल कह रही हैं या लोअर कास्ट सिस्टम कह रहे हैं, तो हमारी पुरानी जो व्यवस्था थी, पुराने समय में जो व्यवस्था थी, उसमें इसको जो है कि क्या किया था, सबको जोड़ करके रखा गया था। जब शादी ब्याह होता था पुराने समय में तो उसमें कुम्हार भी रहते थे, नाई भी रहते थे, धोबी भी रहते थे, सब लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। जो बांस का कारोबार करने वाले थे वो उससे जो है कि बांस से चीज़ें बनाई जाती थी। लकड़ी के कार का कारोबार करने वाले पलंग मेज कुर्सी बनाते थे। तो उसमें सबकी ज़रूरत पड़ती, सबको समेट करके सबको ले करके चलना जो है कि सीखा गया था और परफेक्ट हार्मनी थी। हाँ, कहीं कहीं एकाध जो लोग थे, मान लीजिए, अब जो दुष्ट है वो तो हर जाति में दुष्ट मिलेंगे आपको, हर कास्ट में दुष्ट मिलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आपको ब्राह्मण ठाकुर जब बाकी चीज़ में दुष्ट मिलते हैं, दुष्ट तो हर जगह पाए जाते हैं। उनका जाति से कोई लेना देना नहीं होता है, तो उनका काम ही होता है दूसरे लोगों को सताना और दूसरों का छीन करके बड़ा बनना। फिर आपकी बुक कह रही है कि कास्ट सॉ देमसेल्फ एज सुपीरियर एज कॉल्ड द लो कास्ट अनटचेबल्स। धीरे धीरे कह रहे हैं कि जो लो कास्ट के पीपल थे उनको अनटचेबल बना दिया गया। अनटचेबल का मतलब कि छुआछूत, यानी कि वो छूने लायक नहीं, उनके हाथ तो कोई पानी नहीं पीता था, उनके घर कोई भोजन नहीं करता था। तो एक बात अब मैं यहाँ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर वो अछूत थे
तो क्या लोहार के यहाँ बने हुए सामान को लोग यूज़ नहीं करते थे? आखिर में सब्जियों किससे काटते थे? लोहे के औजार से ही काटते होंगे। फसल किससे काटी जाती थी? क्या सीमेंट के औजार से काटे जाते थे? अगर ऐसा नहीं था तो कुम्हार के यहाँ से बने बर्तन में खाना सब जातियों के यहाँ पकता था। भाई राजा महाराजा की हर बात छोड़ दीजिए, राजा महाराजा जो है कि सोने चांदी के बर्तन में खाते थे, तो बाकी लोग थोड़े खाते थे। अगर अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत वाकई में था, तो उनके यहाँ के बने सामान सब लोग यूज़ कैसे करते थे? मोची के हाथ के बनी चप्पल लोग पैरों में क्यों पहनते थे? सभी जातियों के लोग पहनते थे। तो इस तरीके से तो एक्सेप्टेंस थी। द अनटचेबल्स वे आर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस ऑफ अपर कास्ट पीपल। कह रहा है कि जो अनटचेबल थे, जिनको लो कास्ट पीपल माना जाता था, वो जो अपर क्लास के लोग थे उनके घरों में जाना उनको मना था। ठीक है, वो उनको अपने घर में नहीं जाने देते थे। तो फिर उनके नौकरी चाकरी के काम कौन करता था? भाई जो लो कास्ट पीपल थे वही तो जा कर के जो है कि काम करते थे बड़े बड़े घरों में। तो वो उनका जो है कि जब फसल कट के आती थी तो उनको क्या करते थे कि ओसाते थे, दाना अलग करते थे, पहिया अलग करते थे, खेतों से फसल काट करके लाते थे। तो फसल तो उन्हीं के हाथ से कटी हुई थी। उनका गेहूँ पिसवाते थे, उनका जो है कि आटा पिसवाते थे, सभी चीज़ें करते थे, उनके घर के काम करते थे। हाँ, कुछ जगह ऐसे थे, कुछ जमींदार ऐसे थे जो कि आपस में घमंडी माने जाते थे और वो बहुत एरोगेंट थे, तो वो इस प्रकार की हरकतें करते थे। लेकिन इस बेसिस पे हम पूरे के पूरे अपर कास्ट को दोष नहीं दे सकते और पूरे के पूरे लोअर कास्ट को हम बुरा भी नहीं कह सकते। नॉर वेयर दे अलाउड टू इंटर द टेम्पल्स, और उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाने जाता था। तो जो संत रविदास थे बनारस के रहने वाले संत, वो भी तो मोची जाति के थे, फिर वो इतने बड़े संत कैसे हो गए? ऋषि वाल्मीकि जो थे, मुझे कोई वाल्मीकि की कास्ट बता दे, वाल्मीकि किस कास्ट के थे? वो भी शेड्यूल कास्ट के थे। तो उन्होंने तो वाल्मीकि रामायण लिख दिया। शबरी किस जाति की थी? जिनका जूठा पैर भगवान राम ने खाया था। और कबीरदास और जो आपके जो ये दो धर्म संत थे, कबीरदास जी थे और आपके ये जो बनारस के और दो, मुझे नाम भूल रहा है, तो उनके यहाँ जाति किस जो लोग जो कि शिष्य थे और पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था थी। हाँ, कुछ कुछ जगह ऐसा था, कुछ कुछ जगह ऐसा था कि अपर कास्ट लोग छोटे कास्ट के लोगों पे अत्याचार करते थे और उनको अपने बराबर नहीं समझते थे। लेकिन अब हर जगह ऐसा था, ये कहना जो थोड़ी सी पार्शियलिटी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वलिटी, अब आइए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड इनलाइटेंड सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कह रहा है कि जब फ्रीडम की जब स्ट्रगल शुरू हुई, जब इंडिया आज़ाद होना शुरू हुआ और हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ धावा बोल दिया, लड़ाई छेड़ दी कि हम भाई हमको फ्री होना है, हम क्या आपके अंडर नहीं कर रहना है, धरती हमारी है, ज़मीन हमारी, हवा हमारी, पानी हमारा, तो फिर आप हमारे ऊपर शासन करने वाले कौन होते हैं? जब ये बिल्कुल फूंक दिया गया, हैड इनलाइटेंड सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी के कुछ सेक्शन को इनलाइट किया गया। हु फॉट फॉर एंड इनकरेज द पीपल टू फाइट देयर फॉर देयर राइट्स, और उसमें जो लोगों को शिक्षित किया गया, लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया गया, लोगों को उनके अधिकार बताया गया और उसके लड़ना भी सिखाया गया। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर कोई इंसान है दूसरे पर अत्याचार करता है, दूसरे को अपने बराबर नहीं समझता है या उसके दुख से दुखी नहीं होता है, उसके दुख में वो हंसता है और वो सेंसिटिव नहीं है, तो मेरे हिसाब से फिर वो इंसान है ही नहीं। चाहे वो इंसान किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का हो, किसी भी जगह का हो, अगर आपके अंदर दया नहीं है, आपके अंदर कंपैशन नहीं है, ठीक है, आपके अंदर सहयोग की भावना नहीं है, आप किसी की मदद नहीं करते हैं, किसी भूखों को आप भोजन नहीं कराते हैं, किसी गरीब को आप, अगर आपके पास पैसे हैं, पर्याप्त पैसे हैं, तो आप किसी गरीब को दे दीजिए। किसी का लड़का लड़की नहीं पढ़ पा रहा है तो आप उसका एडमिशन करा दीजिए। किसी के पास बुक नहीं है तब उसको बुक दे दीजिए। अगर उसके पास घर नहीं है तो अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप उतने कैपेबल हैं तो एक दो कमरा बनवा के दे दीजिए। अगर उसके पास कपड़े नहीं हैं तो आपके पास अगर अधिक कपड़े हैं, भगवान ने आपको ज़्यादा कपड़े दिए हैं, तो उसको अपने कपड़ों में से उसको आप दान कर दीजिए। तो ये अगर आप काम करते हैं तो आप मनुष्य हैं और इंसान के रूप में आप देवता हैं। जैसे देवता पूजे जाते हैं, आपको भी सोसाइटी में इसी तरह पूजा जाएगा और जीते जी तो आपका नाम रहेगा ही, मरने के बाद भी आपका नाम रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोन लेकर के जो है कि कर्जा बांटिए,
या अपने भूखे रह के दूसरे को भोजन करे, नहीं। पहले अपना पेट भरिए, अपने परिवार को संपन्न करिए। आपके पास अगर कोई चीज़ ज़्यादा है, उसमें से थोड़ा निकाल लीजिए तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वैसी चीज़ें आप दूसरे को दे सकते हैं जिनको ज़रूरत हो। फिर ये कह रहा है, सो पीपल फॉट नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो एम टू इस्टेब्लिश अ कंट्री बेस्ड ऑन इक्वलिटी। कह रहे तो लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ाइयाँ लड़ी अपने आप को फ्री करने के लिए, और जो एरोगेंट पीपल थे, जो ज़मींदार थे, और ज़मींदार भी किसके कहने पे शोषण करते थे, तो अंग्रेज़ों के ही कहने पे शोषण करते थे। इन सबके पीछे अंग्रेज़ थे, लेकिन अंग्रेज़ कभी फ्रंट पे नहीं आते थे। अंग्रेज़ जो है कि ज़मींदारों से टैक्स वसूलते थे, तो ज़मींदारों से जब टैक्स ज़्यादा वसूला जाता था तो ज़मींदार जो है कि जनता से टैक्स वसूलते थे। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। इक्वलिटी वॉज परसीड फॉर लोअर कास्ट वुमन एग्रीकल्चरिस्ट। कह रहा है कि इक्वलिटी सबके लिए होनी चाहिए, वुमन के लिए होनी चाहिए, खेती किसानी करने वाले किसान को होना चाहिए, ट्राइब आदिवासियों के लिए होनी चाहिए, और सब प्रकार के लोगों ने जो कठिनाई उठाई है, जब हमारा देश गुलाम था, हम गुलाम थे, अंग्रेज हमारे पर जब हावी थे, तो उस समय के जितने थे सबको ही भाई मिलनी चाहिए थी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब एक्ट में आया, कब फोर्स में आया, कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वॉज अवेयर फॉर द इक्वलिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनटचेबिलिटी थी या जो इनइक्वलिटी थी उसके बारे में भी लिखा गया, उसके लिए कानून बनाया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स particularly B.R. Ambedkar sought to provide equal rights and opportunities to all। जिन भी लोगों ने संविधान बनाया, लिखा, संविधान लिखने वाले कई लोग थे, संविधान सभा थी, उसमें हर चीज़ की एक समिति थी, और जो टेम्पलेट कमेटी थी उसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। बाकी इसी तरीके की कई समितियाँ थी, उसके अलग अलग अध्यक्ष थे, और B.N. राव इसके जो है कि संवैधानिक सलाहकार थे। तो कई लोगों ने मेहनत किया, दिन रात एक किया, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। उन सब लोगों ने इस पर गहन विचार किया, ढंग से सोचा, अच्छे से सोचा कि वे सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को महान कैसे बनाया जाए, इंडियन सोसाइटी को ब्रदरहुड कैसे बनाया जाए, और सेंसेबल कैसे बनाया जाए, और एक इंसानियत के रूप में हम आराम से जी सकें, सभी जातियों को और सभी धर्मों को बराबर बढ़ने का मौका मिले, सबके लिए बराबर अवसर उपलब्ध हो जाए, सबके लिए बराबर इक्वलिटी हो जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे क्लॉजेज जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रखे हैं, और हम उनका आज भी फॉलो करते हैं। अब आगे देखते हैं अगले पेज पे। टू फॉलो देयर कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स इन एनी वे दैट डीम्ड फिट इंडिया दस अडॉप्टेड अ सेक्युलर लुक। इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो बनाया गया, तो 1975 में उसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, किसी एक खास रिलीजन को जो है कि प्रचार नहीं करेगी, उसको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देगी, सब धर्मों को बराबर बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। दस अडॉप्ट दैट इज़ ऑल रिलीजन्स वर इक्वल बिफोर लॉ। और सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ कि कानून के नज़र में सभी धर्म बराबर हैं। इट डिड नॉट अडॉप्ट एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने किसी रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं बनाया। स्टेट रिलीजन बनाने का मतलब है कि सरकार उस धर्म को मानती है और उस धर्म को प्रचार प्रसार में लाती है। जैसे पाकिस्तान क्या है, इस्लामिक टेस्ट ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, यानी वहाँ का जो कि स्टेट रिलीजन की इस्लाम है, वहाँ की गवर्नमेंट ने इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन स्वीकार किया है। तो अब वहाँ के गवर्नमेंट में जो सबसे अगर पहला कोई कानून बनेगा या कोई बेनिफिट दिया जाएगा तो वो इस्लाम को दिया जाएगा या इस्लाम को मानने वालों को दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ का स्टेट रिलीजन इस्लाम है, लेकिन अपने इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। ठीक है। इन द सोशल एंड इकोनॉमिक एरेना द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। कह रहा है कि इस प्रकार की चीज़ों में जो गवर्नमेंट होती है वह सबको बराबर चीज़ें देने के लिए प्रतिबद्ध होती है, और सबको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ न कुछ बराबर दिया गया है। इट लेड डाउन स्पेशल सेक्शन टू एम्पावर एंड इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन। जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और जो इकोनॉमिकली रूप से पिछड़े हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, उनके लिए स्पेशल रूल बनाए गए हैं, उनको बेनिफिट दिया गया है, उनको रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया है, और इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा गया है
शेड्यूल कास्ट का रखा गया है ख्याल, शेड्यूल ट्राइब का ख्याल रखा गया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का ख्याल रखा गया है, बैकवर्ड अगर कोई क्लास है, बैकवर्ड जाति है तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, अनटचेबिलिटी को एकदम हटा दिया गया है, ठीक है, छुआछूत बिल्कुल हट गई है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम इस आदमी के होटल में भोजन नहीं करेंगे, या इस आदमी के होटल में नहीं जाएंगे, या किसके हाथ का पानी हम नहीं पिएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में सारे लोग बराबर हैं। पीपल वर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे वांटेड टू डू। लोग जो भी काम धंधा करना चाहते हैं, ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए वो कर सकते हैं, अगर वो जॉब रेस्पेक्टेड होनी चाहिए, उस जॉब से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सभी जातियों के लिए ओपन है। जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं कोई भी उसमें फॉर्म भर के गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम दे करके ले सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी इन इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो वो भारत में बराबरी लाने के लिए बनाया गया। गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इट हैज़ बीन क्वाइट सक्सेसफुल। और इंडिया में जिस प्रकार की डाइवर्सिटी है उस रेफरेंस में ये बहुत सटीक बैठता है। येट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन टुडे इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में कुछ कुछ जगह पे कहीं कहीं इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि दुष्ट हर जगह पाए जाते हैं, पाप हर जगह पाया जाता है। अगर पुण्य है तो पाप भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है संसार में। One must, however, remember that equality is a value that one should keep striving for in order to bring about happiness and unity. कह रहा है कि ये जो आपकी इक्वलिटी है ना, ये एक प्रकार का गुड है, क्वालिटी है जो सबके अंदर होना चाहिए, और इसको जो अपनाता है वो हैप्पीनेस लाता है, यूनिटी लाता है लोगों में। सोसाइटी एक रहती है, लोग यूनाइट होकर रहते हैं, लोग एकता में बनते हैं। It is something that can be brought about only by determined efforts of the people. ये सारी चीज़ें तब हो पाएंगी जब लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हो, लोग इस बात को मानें, लोग अपने पड़ोसी को भी प्यार से बात करें, उससे अच्छे से रहें, ठीक है, और अच्छे संबंध बना करके रहें, दोस्ताना व्यवहार रखें, एक दूसरे से अच्छा बोलें, किसी का बुरा भला ना सोचें। तो जब हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे तो सामने वाला पागल थोड़ी कि हमारे लिए बुरा सोचेगा। अगर एक दो बार बुरा सोचता भी है, हम अपना अगर व्यवहार अच्छा से रखेंगे तो निश्चित रूप से वो भी अपने व्यवहार में अंतर ले आएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि ये आदमी अच्छा है, ये बराबर अच्छा सलाह देता है, अच्छा काम करता है, और इसका किसी से कोई मतलब नहीं है, तो दूसरे भी आपसे मतलब रखना छोड़ देंगे। We learn there is no place for prejudice and discrimination in our communities, homes, schools, work and place. इस तरह हमने सीखा, हमने जाना, और हमको ये प्रयास करना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन चाहे हो चाहे प्रेजुडिस हो, कहीं भी नहीं रहना चाहिए, ना हमारे दिल में रहना चाहिए, हमारे मन में, हमारे दिल में किसी के लिए कोई दुख नहीं रहना चाहिए, किसी के लिए कोई जो है कि बुरी नीयत नहीं रहनी चाहिए, घर में भी नहीं रहनी चाहिए, स्कूल में भी नहीं रहना चाहिए, वर्क प्लेस जहाँ हम काम करते हैं वहाँ भी किसी के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष जो है कि नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार की गलत भावना नहीं रहनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू हैव अ जस्ट सोसाइटी, अगर आप एक अच्छा सोसाइटी चाहते हैं, अच्छे लोगों की सोसाइटी चाहते हैं, तो बदलाव आपको अपने से शुरू करना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला पड़ोसी आपसे प्यार से बात करेगा और आप जब भी मिलें आप उसका मजाक उड़ाएं, गाली दें, तो ऐसा नहीं है। चेंज सबसे पहले आपको अपने आप में करना होगा। आप बदलेंगे, आप एग्जाम्पल सेट करेंगे लोगों को बदल करके, तो बदलने का, तो लोग भी आपसे इंस्पायर होकर के और अपने आप को बदलेंगे, या लोग आपकी बात को मानेंगे। आप जब खुद शराब पिएंगे तो दूसरे को आप कैसे कह सकते हैं कि शराब जो है कि नुकसानदायक, आप उसको मत पीजिए, वो आपको 4 गाली देगा ही देगा, कहेगा ये देखो अपने शराब पी रहे हैं, हमको प्रवचन देने चल रहे हैं। तो कोई भी आदत, कोई भी सिस्टम बनाने से पहले आपको सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा, आपको उस लायक बनना होगा, तब आप दूसरे को सलाह दे सकते हैं। और ये आपस का जलन, आपस का खींचातानी, आपस का लड़ाई झगड़ा व्यवहार, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो ये चैप्टर यहीं भी ख़त्म होता है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। कोई अगर चीज़ नहीं समझ में आती, कोई वर्ड, कोई स्टेटमेंट नहीं समझ में आता है, तो मुझे आप खुल करके कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे क्लास 6 के न्यू लॉन्ग विस्टास के सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।